हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आर के प्लस स्टडी क्लासेस में स्वागत है। हम आज पहली क्लास ले रहे हैं। ये यूट्यूब पर हमारी पहली क्लास है। हम आज रीजनिंग को लेकर ये क्लास बना रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हम रीजनिंग को आप सभी लोगों को समझा सकें और इसे और अच्छा कर सकें। इसके लिए हमारा प्रयास है। मेरा नाम अनुराग है। मैं इस पर आप सभी लोगों को दिन प्रतिदिन के तौर पर चैप्टर वाइज रीजनिंग को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। हम आज रीजनिंग के कुछ मूलभूत बातों पर चर्चा करेंगे। आज कोई हमारा चैप्टर पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होगा, लेकिन हम आपको ये समझाने में अगर कामयाब हो गए कि हमको रीजनिंग कैसे पढ़नी है और क्या चीज़ें जानकारी रखनी है और क्या नहीं रखनी है, इस चीज़ को लेकर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि आज कोई हम न चैप्टर उठा रहे होंगे न कोई टॉपिक पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि हम आज केवल सिलेबस के बारे में और उसके बारे में ये जानकारी कि हमको इस रीजनिंग के लिए कौन सी आवश्यकताएं हैं और कौन सी इसकी ज़रूरत है, उसको हम कैसे पूरा करें, इस पर ही चर्चा करेंगे। और अगले दिन से हम कोई नया टॉपिक चालू करेंगे, तो आपको वो जानकारी हम क्लास के लास्ट में बता देंगे कि हम कौन सा चैप्टर चालू करने वाले हैं। तो आज हम लोग रीजनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा आज रीजनिंग के बारे में ये पहला लेक्चर होगा। और अभी तक हम यूट्यूब पोर्टल पर नहीं थे, इसी के साथ ही हम आज से यूट्यूब पोर्टल पर भी आने का प्रयास करेंगे। तो हम रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। रीजनिंग के दो भाग होते हैं, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। रीजनिंग के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। रीजनिंग के दो भाग होते हैं, एक होता है वर्बल, एक वर्बल रीजनिंग होती है, एक होती है नॉन वर्बल। तो हम एक एक करके इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं कि वर्बल क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है। क्योंकि जब नॉन वर्बल और वर्बल दोनों चीज़ें समझ जाएंगे तो हमको इसमें कौन से चैप्टर होंगे उसका भी ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि जो वर्बल रीजनिंग में है, इसमें लगभग 34 चैप्टर्स आते हैं और इसमें लगभग वही होगा 15 से 16 चैप्टर इसमें लगभग आते हैं। तो अगर हम वर्बल और नॉन वर्बल समझ जाते हैं, इन शब्दों का अर्थ समझ जाते हैं, तो ये पता लगा लेंगे कौन सा चैप्टर वर्बल में है, कौन सा चैप्टर नॉन वर्बल में है। तो हम पहले वर्बल की बात करते हैं आज। तो वर्बल क्या है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। वर्बल रीजनिंग क्या है? वर्बल रीजनिंग जैसा कि वर्बल का अर्थ होता है भाषिक। क्या होता है? भाषिक। और रीजनिंग को रीजनिंग ही कह लो, भाषिक रीजनिंग। भाषिक का अर्थ होता है कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर। अब भाषा में क्या आएगा? तो भाषा में आएगा वाक्य, शब्द, वाक्यांश। इन आधार पर जब कभी भी इनके आधार पर कोई भी सवाल या कोई भी क्वेश्चन फॉर्मेट किया जाता है या बनाया जाता है, क्या किया जाता है? बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग।
समझने का प्रयास करेंगे। मतलब क्या कह रहा है कि भाषा के आधार पर जब जब कोई भी जो होगा हमारा क्वेश्चन या प्रश्न, हिंदी में बोले तो प्रश्न, अगर वो भाषा के आधार पर बनाया गया होगा, भाषा के आधार पर अगर वो बनाया गया होगा तो उसको बोलेंगे वर्बल रीजनिंग। ठीक है, भाषा में कि उसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे कोई सपोज दैट कोई सवाल है हमारा दिशा से संबंधित है या क्लॉक से संबंधित है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भाषा की कठिनाई होती है, ना कि डिजिटों की, ना कि संख्या, इनकी कोई कठिनाई। डिजिट का मतलब संख्या ही होता है, डिजिट या संख्या की कोई भी इसमें समस्या नहीं होती। अगर हम इसकी भाषा समझ जाएं तो इसमें हम इन टॉपिकों को बड़ा आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे बात करें अगर टॉपिक की, घड़ी, पासा, रक्त संबंध, आयु, दिशा, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न, ऐसे ही बहुत सारे ETC, इन पर हमारी पकड़ हो जाएगी यदि हम क्या करें। अगर हमको अब भाषा कौन सी, जिस भाषा में आप अगर हिंदी से रीजनिंग की तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो हिंदी भाषा में हमें वाक्य, शब्द और वाक्यांश का ज्ञान होना चाहिए। अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी टेंस, वर्ड, इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये हुआ वर्बल। अब बात करते हैं वर्बल। अगर रीजनिंग पढ़नी है तो कुछ ज़रूरतें होती हैं वर्बल रीजनिंग पढ़ने के लिए। उन ज़रूरतों को अगर हम पूरा करते हैं तभी हमको वर्बल रीजनिंग समझ में आएगी और हमारी वर्बल रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। और किसी भी एग्जाम में वर्बल रीजनिंग का जो रोल होता है वो 80% लगभग, 80 से 90 मान लो, लेकिन 80% तो है ही है। 80 से 90% योगदान वर्बल रीजनिंग का है, और जबकि नॉन वर्बल 10 से 20% कह सकते हैं उसका भी योगदान है। तो इसमें ये हुआ। इसकी मूलभूत जो जरूरतें हैं उन पर भी थोड़ा प्रकाश डाल लेते हैं, क्योंकि वो यदि पता होंगी तभी हम वर्बल रीजनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो वर्बल रीजनिंग के लिए क्या जरूरत है या क्या आवश्यकताएं हैं या क्या रिक्वायरमेंट है, उनका हमें ज्ञान होना जरूरी है। भाषिक रीजनिंग की जरूरतें, भाषिक रीजनिंग की जरूरतें, तो इसकी कुछ जरूरतें हैं उन पर बात करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आवश्यक हैं उनका हमको पता होना चाहिए। नंबर एक हमको तो जो भाषिक रीजनिंग के लिए कुछ जरूरतें हैं उन पर अगर प्रकाश डालें तो नंबर 1 पर हमें संख्या का ज्ञान होना चाहिए। संख्या में क्या आएगा, संख्या का ज्ञान होना चाहिए। संख्या में बात करें तो दो चीजें, एक तो हमको भाज्य पता होना चाहिए क्या है, एक पता होना चाहिए अभाज्य क्या है, इनकी जानकारी होनी चाहिए। भाज्य और अभाज्य की जानकारी होनी चाहिए। तो भाज्य क्या होता है और अभाज्य क्या होता है, अगर इस पर बात करें तो भाज्य वे संख्याएं होंगी या वे नंबर्स होंगे जिनके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे। क्या होंगे, 2 से अधिक। जिन भी डिजिट या नंबर्स के गुणनखंड 2 से अधिक हैं वो संख्याएं या वो डिजिट, वो नंबर क्या कहलाएंगे, भाज्य कहलाएंगे। और जिन संख्या, नंबर या डिजिट के गुणनखंड 2 ही हैं वे क्या कहलाएंगे, अभाज्य कहलाएंगे। तो भाज्य क्या हुआ फिर, 2 गुणनखंड 2 से अधिक। तो 2 से अधिक गुणनखंड किसके किसके होते हैं, पहले हम बात कर लेते हैं अभाज्य की। अभाज्य की बात करेंगे तो भाज्य अपने आप
क्लियर हो जाएगा। क्या आप बताएंगे कि 1 का गुणनखंड 2 होता है? तो लाजिमी है 1 का गुणनखंड 2 नहीं होता है, लेकिन 2 के गुणनखंड होते हैं। देखो 2 के गुणनखंड कौन से 2 होते हैं? एक तो 2 खुद हो गया, एक 1 हो गया। दूसरा 3 को लेते हैं, देखते हैं क्या 3 का भी गुणनखंड कितना हो गया? 3 हो गया, 1 हो गया। आगे देखते हैं 4, 4 के गुणनखंड देखो कितने हो रहे हैं? एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया, एक 4 खुद हो गया। तो 4 क्या इसमें आएगा भाज्य में? नहीं आएगा, क्योंकि इसके 2 होते तो आता, लेकिन इसमें कितने हैं? 3 है। तो इसलिए क्या होगा? 4 इसमें नहीं आएगा। 5 आएगा ऐसे ही, 5 के गुणनखंड 1 और 5 होता है। ऐसे ही 6 भी नहीं आएगा। 6 के गुणनखंड क्या होते हैं? 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, तो अधिक होते हैं। तो फिर ये संख्या है तो कौन कौन सी हो गई? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ठीक है, 13 होगा। ऐसे ये सभी ETC, ये सभी क्या है? हमारी भाज्य संख्या है। तो अभाज्य अब बताओ। तो अभाज्य के 2 से अधिक गुणनखंड, तो 1 के तो 2 ही नहीं होते। अगर 2 होते तो अभाज्य नहीं कह देते हम। तो इसका मतलब ये भाज्य भी नहीं है। 1 तो 1 भाज्य नहीं है, तो 2 तो दिख ही रहा भाज्य नहीं है। 2 भाज्य नहीं है, 3 भाज्य नहीं है, तो कौन सा आएगा पहला डिजिट जो भाज्य होगा? 4 होगा, क्योंकि इसके कितने? 2 से अधिक है। 2 क्या कंडीशन कह रहा है? 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड, ये कह रहा है ये, ठीक है। तो 2 से अधिक, इसके तो 2 से अधिक होता है, 1 होता है, 2 होता है और 4। ऐसे ही देखो 6 के भी कितने होते हैं? 1, 3, 6 और 2 भी होता है। कितने होते हैं इसके? 4 हो गए। 2 से अधिक हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब चलता है। ऐसे ही देखो फिर 8 हो गया, 8 के कितने होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 8 खुद हो गया। और फिर आगे देखो 9, 9 के भी देखते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया और 9 खुद हो गया। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य, ठीक है। ये सभी संख्याएं क्या है? भाज्य है। तो हमारी 2 चीजें क्लियर हो गई, एक तो भाज्य क्लियर हुआ, एक अभाज्य क्लियर हुआ। ये हमको पता होना चाहिए। पहली जरूरत ये है कि संख्या में हमको भाज्य और अभाज्य की जानकारी होनी चाहिए। आगे आओ, अब देखते हैं दूसरा नंबर किस चीज का आता है। अगर उसको संख्या में ही काउंट कर लें तो और अच्छा होगा, जैसे आरोही और अवरोही, ये अलग टॉपिक बना लो चाहो। दूसरी किसकी जानकारी होनी चाहिए? इसमें हमने यहाँ पर बता ही दिया, आपको भाज्य बता दिया और ये अभाज्य बता दिया। फिर तीसरी चीज बात कर रहे हैं अवरोही और आरोही, इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये हम सोच रहे हैं आप लोगों को पता होगा, तो इसको हम कुछ जरूरी नहीं समझ रहे। तो फिर तीसरी बात पर आते हैं, अब किस चीज की जानकारी होनी चाहिए? तो तीसरी बात जब करते हैं, तीसरा पॉइंट आता है इसमें जरूरत का, तो वो है दिशा। दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा में ये पता होना चाहिए उत्तर कौन सा है, दक्षिण कौन सा है, पूरब कौन सा है और पश्चिम कौन सा है, ये जानकारी होनी चाहिए। ये तो जानकारी कॉमन जानकारी। इसके बाद ये भी जानकारी पता होना चाहिए कि ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी दिशा है और ये। तो ये कौन सी होगी? उत्तर पूर्व। ये कौन सी होगी? दक्षिण पूर्व। ये कौन सी होगी? दक्षिण पश्चिम। ये कौन सी होगी? उत्तर पश्चिम। तो ये हो गई दिशाएं। तो इसका ज्ञान होना चाहिए। फिर आते हैं अगले पॉइंट पर, और क्या जानकारी होनी चाहिए? ये सभी जानकारी किसकी? भाषिक मतलब वर्बल, समझ रहे हो? वर्बल रीजनिंग की जरूरतें हैं। वर्बल कह लो और नॉन वर्बल में थोड़ा अंतर हो जाता है, उसमें भी जरूरत इनकी भी होती है। इसके साथ में थोड़ा दिशा का तो उसमें भी बहुत ही अहम रोल होता है। अगर दिशा नहीं पता है तो नॉन वर्बल में भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कागज है या कोई चीज़ है तो उसको, कागज को अगर फोल्ड करा रहा है या मिरर इमेज दिखा रहा है, तो कुछ चीज़ें हैं कि वो दिशा पर ही संबंधित हैं। कौन सा उल्टा होगा, कौन सा सीधा होगा, अगर उसको खिसकाया जाए तो मतलब दिशा का तो जानकारी दोनों के लिए कॉमन है। आरोही अवरोही की भी जानकारी कॉमन है। ये चीज़ें तो कॉमन ही है। अभाज्य अभाज्य भी ऐसी है कि नॉन वर्बल में भी जरूरत पड़ती है, वर्बल ही नहीं नॉन वर्बल में भी ये जरूरतें होती ही हैं। यहाँ पर अगर लिखा जाए रीजनिंग, तो रीजनिंग भी अच्छा ही शब्द होगा। अगर रीजनिंग की बात करें, केवल रीजनिंग की जो जरूरतें हैं, तब भी हम सही चीज़ों का आकलन कर पाएंगे, क्योंकि भाषिक इसमें तो जरूरत है ही है,
नॉन वर्बल में भी इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम इसको ना कहकर रीजनिंग में भी अगर मान लें तो वो भी सही होगा। आगे आओ, अब किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, तो हमको अब चौथा नंबर जो है वो वर्ग, हमको वर्ग पता होने चाहिए, घन पता होने चाहिए। ठीक है, कितना तक पता होना चाहिए, कितना तक नहीं पता होना चाहिए, वो भी बात अगर आए तो कम से कम 30 तक तो मालूम ही होना चाहिए, 30, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो वो अच्छा ही है, लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही प्रयास करना चाह रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 तक आप तैयार कर सकते हो, 50 तक आप तैयार कर सकते हो। ये यदि जानकारी है तो आपको कुछ सवालों में बड़ी जल्दी से आंसर मिल जाएगा और बड़ी जल्दी से पता चल जाएगा ये क्या पूछ रहा है और क्या इसका आंसर हो सकता है। तो इससे ये फ़ायदा है कि हमारा टाइम बच जाएगा, ये अहम रोल हमारा बचाएगा टाइम में। इसके साथ अगर देखा जाए तो अगर टेबल वगैरह भी अगर ठीक ठाक याद है तो उससे भी फ़ायदा हमको मिलता है। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो ये हो गया चौथा। अब पांचवा पॉइंट आता है, उसकी बात करते हैं। पांचवें पॉइंट में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो पांचवें पॉइंट में हमें अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी अहम हो जाती है। क्या हो जाती है, अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी, ये भी क्या होनी चाहिए, अहम होनी चाहिए। ये अगर जानकारी हमको है तो हम वर्बल कह लें या नॉन वर्बल कह लें या रीजनिंग में ही कह लें, अच्छा खासा इनका रोल भी है, क्योंकि श्रृंखला है, डाइस है, इनमें भी अक्षरों का ही प्रयोग होता है, कहीं उल्टा तो कहीं सीधा तो कहीं क्रम में, तो मतलब कोडिंग डिकोडिंग में भी इसका योगदान है, आप लोग जानते ही हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में भी क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, इस पर भी थोड़ा हम प्रकाश अगर डालें तो देखते हैं कि हमको अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन सी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें जो ज़रूरतें हैं, ये पॉइंट नंबर शायद 4 या 5 होगा, जो भी होगा लिख लेना, कोई ऐसा नहीं है, हमको इतना नहीं ध्यान है कौन सा पॉइंट था। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुछ चीज़ें हैं, उनका हमको जानकारी होना चाहिए, जैसे कि प्रत्येक अक्षर का हमको क्रम पता होना चाहिए कि ये कौन से नंबर पर आता है। जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, डॉट डॉट जैसे जेड। तो इनकी जानकारी होना चाहिए, ये कौन से क्रम पर आता है, 1 2 3, इनकी मतलब ये जो डिजिट पर आ रहा है, मतलब जो नंबर पर आ रहा है, उसका ये हमको ज्ञान होना चाहिए कि ये कौन सा नंबर पर कौन सा अक्षर आ रहा है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में ये जानकारी, इसमें पहला मूल इसका ये है कि इनके अक्षरों का क्रम पता होना चाहिए, कौन से क्रम में कौन सा अक्षर आएगा। इनका मतलब, अब देखो इसमें एक चीज़ और होता है कि कुछ ऐसे अक्षर हैं जिनका आपको स्थान ज्ञात ही नहीं करना, खुद अक्षर ही बता रहा कि हमारा क्या स्थान है। जैसे देखो बात करते हैं, जैसे देखो जी, हम जी ही बात कर लो जी की, जैसे जी है। अब देखो ये देखो क्या दिख रहा, 7 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका स्थान कितना है, 7 है। ठीक है, ऐसी बात देखो करते हैं, आई है, आई क्या है, कौन सा अक्षर ऐसा हो सकता है, अगर आप बात करोगे तो आई कौन सा अक्षर हो सकता है ऐसा, तो 9 है। एच, अच्छा देखो एच ऐसे बना है, थोड़ा इसको ऐसे मॉडिफाई करो तो ये क्या बन रहा है, 8 बन रहा है, तो इसका स्थान कौन सा है, 8 है। तो ऐसे करके हम ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर कहाँ पर है। तो थोड़ा अगर हम इसको विशेष तौर पर देखें तो हमको इसके स्थानों की जानकारी अपने आप पर, जैसे टी तो तुमने सुना होगा, T20 मतलब पता हो गया टी का कौन सा स्थान होगा, 20 होगा। तो ऐसे ही अक्षरों का हम पता कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये हो गया अक्षर से संबंधित, मतलब हमको उनका क्रम पता होना चाहिए। आगे नंबर 2, इसका हमको रिवर्स पता होना चाहिए, उल्टा। वह अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का रिवर्स भी पता होना चाहिए, उल्टा। मतलब जेड आएगा, फिर कौन सा आएगा, वाई आएगा, एक्स आएगा, ऐसे इसका भी हमको ज्ञान होना चाहिए। उल्टा अक्षरों का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या होना चाहिए, इनके हमें अर्धांश, जो इनके अर्धांश मतलब कह लें हाफ, अर्धांश को अगर बोले तो हाफ,
प्रथम हाफ क्या होगा इसका? प्रथम हाफ, अर्धांश ही बोला जाता है हिंदी में। प्रथम हाफ क्या होता है इसका? और प्रथम हाफ, अंतिम हाफ या द्वितीय हाफ, जो भी कहना चाहें आप, द्वितीय हाफ क्या होगा, द्वितीय हाफ क्या होगा या अंतिम हाफ, जो भी कहा जाए इसको, क्योंकि सब एक ही चीज़ें हैं। क्योंकि हाफ का मतलब आधे, 26 का आधा कितना होता है? 13। 13 किसका होता है ये पता होना चाहिए। तो प्रथम हाफ कहाँ से कहाँ तक आएंगे? प्रथम हाफ आएंगे ए से लेकर यम तक, और द्वितीय हाफ या अंतिम हाफ कहाँ तक आएंगे? यन से लेकर जेड तक। इनका भी क्रम पता होना चाहिए। कह देगा कभी कभी सवाल में होगा प्रथम, मतलब प्रथम हाफ को इस क्रम में व्यवस्थित किया जाए, द्वितीय हाफ को इस क्रम में व्यवस्थित किया जाए, फिर इस अक्षर का स्थान बताओ, तो मतलब फिर जटिल हो जाता है अगर इनका हमको ज्ञान नहीं है। तो इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये अंग्रेजी वर्णमाला में इन चीज़ों की जानकारी होगी तो हम कोडिंग डिकोडिंग वगैरह चैप्टरों में बड़ी आसानी से उनको हम अच्छे से कर सकेंगे। अब और देखते हैं और क्या जानकारी चाहिए। हमको ये भी पता होना चाहिए, 4 हो गया, चलो 5। अपना दायां क्या होता है? दाएं बाएं से संबंधित भी चीजें आती हैं। तो अपना दायां, अपना बायां, अपना दायां, अपना बायां, राइट, अपना बायां, लेफ्ट, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, ये जानकारी भी होनी चाहिए। अपना दायां का मतलब क्या है? यहाँ पर अपना दायां, जब भी बोला जाए अपना दायां, तो याद रखना कि ए से जेड तक अक्षर होते हैं, तो जेड से इधर की तरफ अपना दायां होता। क्या होता है? अपना दायां कहाँ होगा? अब भाई ये देखो, अगर तुम मान लो ये है, तो अपना दायां अगर हम ऐसे बात करें तो ये बोर्ड में अगर हम किसी सवाल को पढ़ेंगे तो अपना दायां किधर से होगा? हम ये दायां है ये हाथ, अब क्या बोला गया? अपना दायां, अपना दायां बोला गया, तो अपना दायां किधर होगा? ये क्रम में व्यवस्थित है। ठीक है, अपने क्रम में व्यवस्थित है। अपना दायां क्या होगा? इधर की तरफ। समझ रहे हो बात? और अपना बायां क्या होगा? इधर की तरफ। अपना बायां कहाँ होगा? इधर की तरफ। तो ये जानकारी भी होनी चाहिए। हम जब सवाल ले रहे होंगे तो इसकी भी जानकारी, इसके भी संबंधित सवालों की चर्चा वहां पर हम करेंगे। ठीक है, तो ये जानकारी होनी चाहिए। ये जो जानकारियां हैं यदि आपको हैं तो रीजनिंग में पढ़ना, आपको रीजनिंग पढ़ना ही नहीं, इसकी जानकारी और इसको पढ़ाना भी आसान हो जाएगा। और इन जानकारियों को आप दूसरे के भी साथ शेयर कर सकते हैं, तो जो कि आपको रीजनिंग में और अच्छा कर सकता है। आज हम इसके बारे में चर्चा इतनी ही रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं, क्योंकि टाइम भी थोड़ा कम ही लेना चाह रहे हैं। और अगले दिन हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ आप सब लोगों के साथ सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।